Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश पोम 1 गॉड मेड द कंट्री के क्वेश्चन एंड आंसर्स की. इससे ही पिछले सेशन में हम इस पूरे पोम का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं. सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जो है बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, चाहे वो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर हो या फिर एंड में जो लॉन्ग आंसर्स हों, उसे हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 till 12. एंड यहाँ पे सिर्फ फ्री एजुकेशन नहीं है भाई, एक नंबर और क्वालिटी एजुकेशन भी है. आगे बढ़ने से पहले वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल दैट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे यू कैन अवेल द बुक्स एंड ई बुक्स. यानी जितना कंटेंट है आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स में डाल दिया गया है. सो आप इसे डिस्क्रिप्शन की लिंक से अवेल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद द सेशन. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन आंसर अगेन भाई, क्योंकि जितना भी पढ़ लो एग्जाम में पूछे जाने तो यही हैं, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. तो मैंने आपके लिए जो है बुक के इन बिटवीन, यानी जब आप पोम पढ़ रहे होगे तो बॉक्स बनकर कुछ क्वेश्चंस थे, उन्हें भी कवर किया है. एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव पुट अप द पेज नंबर ऑल्सो. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. यू गाइस कैन कम टू पेज नंबर 90 पेज नंबर पे आ जाओ. अब ब्रीफली वर्ड है, हमेशा बताती हूँ, ब्रीफली में हमें पूरी कहानियाँ नहीं लिखना है, एकदम आंसर जो है बेटा प्रिसाइज तरीके से, ठीक है. यानी वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग गिव द डायरेक्ट आंसर. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. डू यू बिलोंग टू अ विलेज, विच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट टू द मोस्ट. नाउ ये थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो. विलेज से बिलोंग करते हो, नहीं भी करते हो, तो आप जो है उसको क्रिएटिवली आंसर बना देना, ठीक है. वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल भाई दिया था तो मैंने लिया है भाई ये क्वेश्चन को. आई बिलोंग टू अ विलेज, देयर आर ओपन एयर एंड सनलाइट इन माई विलेज, देयर आर सो मैनी ग्रीन फील्ड एंड ग्रूव्स विथ शेडी ट्रीज. ग्रूव्स हम ऑलरेडी हमारी पोम में, लेसन तो नहीं, पोम में बात कर चुके हैं कि ग्रूव्स क्या होते हैं. सेम तरह के जो पेड़ होते हैं वो एक साथ लगे रहते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ ग्रूव. The birds in the trees produce sweet notes which are more harmonious than the songs played on the gramophone. यानी जो birds पेड़ों पे गाना गाती हैं उनकी आवाज़ जो है ग्रामोफोन में जो गाना चलता है उससे भी ज़्यादा मधुर है. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल देयर इन प्लेंटी. यानी ताज़ा फल और सब्जियां वहाँ पे प्लेंटी यानी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है. सो दिस इज़ अ क्वाइट बेसिक आंसर, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन एज वेल, ठीक है. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. डू यू बिलोंग टू अ टाउन. पहले पूछा गांव से बिलोंग करते हो, अब पूछ रहे हैं डू यू बिलोंग टू अ टाउन. व्हाट थिंग्स देयर कॉज अनॉयंस टू यू. अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो बताओ, और वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अनॉय करती है, यानी अच्छी नहीं लगती है. आई बिलोंग टू अ टाउन. थिंग्स दैट कॉज अनॉयंस टू मी आर द ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड्स and the heaps of rubbish and garbage that lie in all the lanes and streets which cause health problems. So ये मैंने अपने हिसाब से कुछ प्रॉब्लम लिखी है, आप जिस शहर में रहते हो वहाँ का नाम लिख देना है ना. आई बिलोंग टू अ टाउन की जगह यू कैन इवन राइट द नेम ऑफ योर टाउन, है ना, जहाँ से भी हो आप. अगर बिहार में हो, पटना में हो, मतलब कहीं भी जो है नाम एग्जैक्ट लिख सकते हो, ठीक है. और वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम लगती है उसका आप मेंशन कर सकते हो. चलिए आइए अब नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, पेज नंबर 91. सो दीज क्वेश्चंस यू विल फाइंड ओवर देयर. क्वेश्चन नंबर 1 सेज वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू. सो अगेन आपको जो भी क्वेश्चन हो हमेशा याद रखो जो आपने बुक पढ़ी है, जो लेसन्स पढ़े हैं, जो पोम्स पढ़ी हैं, उन्हीं में से होगा. तो अगर यहाँ पूछ रहे हैं हेल्थ और वर्च्यू कहाँ मिलती है, यानी सुख और सुख कह रही हूँ, हेल्थ तो सुख थोड़ी ना होता है. हेल्थ यानी अच्छी जो है सेहत और सद्गुण आपको कहाँ मिलता है, तो ये एड्रेस मत लिख देना कहीं का, ये आपको पोम के अकॉर्डिंग लिखना है. तो पोम में हमने पढ़ा था कि हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन दी विलेजेस. क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर से एक चीज़ रिकॉल कर दूँ, जो आपकी पोम की हेडिंग है गॉड मेड दी कंट्री. तो यहाँ पे कंट्री से जो हमारे कवि हैं उनका कहने का मतलब है विलेज. कंट्री का यहाँ पे मतलब देश नहीं है, यहाँ पे कंट्री का मतलब है विलेज, ठीक है. तो हेल्थ और वर्च्यू कहाँ मिलती है, विलेजेस में. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रूव्स. खेत और जो इस टाइप के पेड़ वृक्ष आपको कहाँ मिलेंगे, फील्ड्स एंड ग्रूव्स आर फाउंड इन दी विलेजेस. क्वाइट बेसिक आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट
इन विलेजेस इन द इवनिंग। तो अच्छे से याद करो पोम, हमने पढ़ा था इवनिंग में, दिन के शाम के टाइम जो है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जो है लाइट ऑन कर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ऐसा नहीं है। वहाँ आती है नेचुरल लाइट, किसकी? मून बीम यानी चांदनी की। तो द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेस इन द इवनिंग इज द मून, तो चांद से उनकी रोशनी आती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन अ टाउन? शहर में जो है नाइटिंगेल बर्ड है जो कि यार बहुत ही सुंदर गाती है, शहर में जाके ये म्यूट क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि शहर के जो है म्यूजिकल नोट्स हैं, ग्रामोफोन है, उनसे ये घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आते हैं और वो म्यूट यानी खुद ही चुप हो जाती है, भाई इसे ही गाने दो। सो लिसनिंग टू द ग्रामोफोन सॉन्ग्स द नाइटिंगेल बिकम्स म्यूट इन अ टाउन। ओके, देखो आज के टाइम में तो खैर म्यूजिक प्लेयर वगैरह, उस टाइम में ग्रामोफोन हुआ करता, तब भी उसका रेफरेंस दिया है हमने, ठीक है। चलो, नाउ कमिंग फाइनली टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी आपका जब फॉर्म खत्म होती है तो उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं, पूरी जो है बैक स्टोरी बता के। ब्रीफली में तो एग्जैक्ट आंसर देना था, लॉन्ग आंसर में अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन 1 ओवर है, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि कंट्री यानी विलेज को भगवान ने बनाया है? तो इसके काफ़ी सारे रेफरेंस हम दे सकते हैं जो कि मैंने यहाँ कोट किए हैं। लेट्स रीड द आंसर। द कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अ नेचुरल वे। कंट्री यानी विलेज जो है एक नेचुरल वे में एग्जिस्टेंस में आया है, यानी नो वन केम टू गिव अ शेप टू द कंट्री साइड। गाँव को कोई शेप थोड़ी ना देने गया है कि गाँव ऐसा होना चाहिए या वैसा। ये तो शहरों में होता है जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं कि इतने मंजिल का फ्लैट होना चाहिए, 3 BHK 4 BHK, यहाँ पे जो है एक पार्क होना चाहिए, है ना, यहाँ पे पार्किंग एरिया। तो शहर को तो है इंसान बनाते हैं, मैन मेड है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री साइड, गाँव की, वहाँ तो कोई शेपिंग नहीं दी गई है, सब चीज़ें जो है कुदरती यानी नेचुरली आई हैं। इट वेंट ऑन टेकिंग शेप एज द नेचर प्लान्ड इट टू टेक इट्स शेप। तो वो अपना शेप कैसे लेने लगा? जैसा कुदरत ने उसको शेप दिया, यानी बारिश हुई, मान लो जो है कहीं मिट्टी खिसक के उधर आ गई तो वैसा शेप ले लिया, है ना, तो ये सब नेचुरली हुआ है। सो द पोएट इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू बिलीव दैट द कंट्री इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो इस वजह से कवि के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यार सब नेचुरली हुआ है, तो इसलिए वो ये बिलीव कर लेते हैं कि कंट्री जो है यानी विलेज जो है किसने बनाया है? गॉड यानी ईश्वर ने बनाए हैं। ओके, वेरी क्लियर। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? अब ये सवाल आता है कि पोएट को पहले तो ये लग रहा था कि विलेज भगवान ने बनाए, और उन्हें ये क्यों लगा कि टाउन जो है शहरी इलाके वो इंसान ने बनाए हैं? So let's read the answer. Man has built high buildings, roads and streets in the town. इंसान ने जो है बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो टाउन में बनाए, जो उसने खुद ही बनाए हैं अपनी पसंद से। कैसे जो है किसी का आप खुद ही ऑब्जर्व करो, घर बन रहा होता है, कोई एरिया होता है, वहाँ इवन फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह होते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है और इंसान खुद उस घर को शेप देता है। कितना लोग कहते हैं कि घर बनाना एक सपना है, अपने घर का एक एक रूम, एक एक इंटीरियर सब सोच समझ के बनाते हैं। भगवान तो ऐसे नहीं बना के भेजते घर, है कि नहीं? ही बिल्ट शॉप्स, होटल्स, मार्केट्स, सिनेमा हॉल्स, ग्रामोफोन, vehicles and carriages, etc. So the poet believe that the town has been the creation of man. If you want again, मैं आंसर्स जो है मैं आपको एक आइडिया के लिए देती हूँ हमेशा। Try not to copy the whole answer. Why am I saying this? Because यार ऐसा नहीं है सबके एक ही आंसर लिखे रह जाएं, आप अपनी क्रिएटिविटी तो लगाओ। ये भाई कोई साइंस का सब्जेक्ट तो है नहीं, या कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो नहीं है कि भाई 4 × 5 मैं कह दूँ 20 है तो दुनिया इधर की इधर हो जाए 20 रहेगा। दैट इज़ मैथमेटिक्स, दिस इज़ लिटरेचर भाई, ये इंग्लिश है, सो यू कैन कोट योर ओन थॉट्स एज वेल। सो वाई डू यू थिंक कि पोएट को ऐसा लगा होगा? तो इसमें आप कुछ चीज़ें और एड ऑन अपनी तरफ से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज लाइफ बिटर? लाइफ जो है बिटर यानी कड़वी क्यों है? ऐसा क्यों कहा था पोएट ने? सो अब इस पूरी बात की हम करते हैं। लाइफ इज बिटर बिकॉज मैन डज नॉट लीड अ सिंपल एंड नेचुरल लाइफ. He does not eat simple and homemade food. He does not do physical labor. He believes in a luxurious and comfortable life. In this way, he loves his health and fails a prey to different kinds of and falls
a prey to different kinds of diseases. As such, he fails to enjoy the happiness of life and ultimately his lives become bitter. तो क्यों है बिटर जिंदगी, इसको मैं आपको समरी में समझाती हूँ. लाइफ कड़वी इसलिए कही थी क्योंकि इंसानों की लाइफ, हमें भी पता है, आपको तो पता ही होगा, सिंपल और नेचुरल लाइफ है ही नहीं. सिंपल हारमोनियस होममेड फूड नहीं खाते हैं, बाहर का खाना है. ये आप तो सब अच्छे से समझते हैं ना, सब मुस्कुरा रहे होंगे कि बाहर का चाइनीज़ फूड खाना है या फिर जंक फूड खाना है. और जो है काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी कि यार आप जो है वॉक करो, फिजिकल लेबर करो, नहीं, हर चीज़ लगता है आसानी से हो जाए. ही बिलीव्स इन अ लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ. एकदम आराम की ज़िंदगी जो है सर्वेंट बिठा के रखे हैं, कोई भी काम करने हो. और उल्टा ना, ये इंडिया में ज़्यादा हो गया, फॉरेन कंट्रीज़ में तो अलग है, लोग अपने सारे काम घर के खुद करते हैं, लेकिन इंडिया में वी हैव सर्वेंट्स. तो दैट काइंड ऑफ एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल आरामदायक ज़िंदगी, आलस की ज़िंदगी जीना पसंद है. और इसी चीज़ में जो है ही फॉल्स प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार. यहाँ पे PRAY नहीं बेटा, PREY. PREY प्रे का मतलब होता है शिकार. तो इसी वजह से आलस जो है, मैं बता दूं भाई, काम वाम नहीं करना, पड़े रहना, ये बहुत ज़्यादा बीमारियों को वैसे ही न्योता दे देता है. एंड एज सच ही फेल्स टू एंजॉय द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ. और अगर बीमार हो जाता है, अगर हेल्थ सही नहीं है, तो लाइफ में ऑलमोस्ट मैं बता दूं ना, कुछ भी सही नहीं है. हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो वही है, तभी वो जो है जीवन की एक्चुअल हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाता है और उसकी लाइफ जो है बिटर बन जाती है. एंड ये रेफरेंस किसके टर्म में है, जो लोग ज़्यादातर शहर में रहते हैं, यानी टाउन एरियाज में. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट. अब बिटर तो बना दी, बिटर तो पूछ लिया क्यों है. अब ये पूछा जा रहा है कि हमारी लाइफ को स्वीट यानी वापस से जो है जॉयस और हैप्पी कैसे बनाया जा सकता है. सो लेट्स लुक एट द आंसर. Leading a natural life can only make our life sweet. We must do physical labor and must try to avoid all kinds of luxury and comfort at all the time. We should also avoid all kinds of carriages and vehicles. We should form a walking habit and should not go to hotels and bars. We must eat homemade and healthy food. तो ये क्या बताया है, लाइफ को स्वीट हमेशा कैसे कर सकते हो, नेचुरल लाइफ जी के. यानी बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाओ, फिजिकल लेबर करो, और हर टाइम ये मत सोचो कि लग्जरी मिले. हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं मानती हूँ प्रैक्टिकली सही है, लेकिन डू नॉट थिंक दैट ऑल टाइम यू गोना गेट अ लग्जरी एंड कंफर्टेबल लाइफ. ओके, तो थोड़ा फिजिकल लेबर करो. फिजिकल लेबर यानी मैं नहीं कह रही ईंटें उठा के रखो. फिजिकल लेबर से मतलब है कि आप अपने नॉर्मली घर के काम, अपने खुद के काम, चलो आप स्टूडेंट हो भाई, है ना, आपका कोई रूम है या घर में पूरे ही रूम है, चलो कोई अकेला रूम नहीं है, घर में तो रहते हो ना अपने, तो आप घर में जो है अपना कबर्ड, अपना एरिया खुद सेट कर लो, है ना, अपनी बुक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो. अगर आपके मदर फादर कोई भी हैं तो आप उनकी हेल्प करो. तो फिजिकल लेबर करो, आराम करने की बजाय. बहुत ज़्यादा पूरे टाइम की नहीं लग्जरी, हम तो है अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो हम कोई काम नहीं करेंगे, है ना, तो ये मत करो, है ना. और बहुत ज़्यादा जो है पूरे टाइम व्हीकल्स पे ट्रैवल मत करो. अगर मान लो आपके घर के यार 4 कदम दूर ही कोई शॉप है, और वहाँ पे भी मैंने देखा है बच्चे ना गाड़ी निकाल के लेके जाते हैं आजकल, तो ऐसा हो गया, तो वहाँ तक एटलीस्ट यू गो एंड वॉक, है ना. वॉकिंग हैबिट बनाओ जिससे भी बीमारियाँ टलती हैं, है ना. अवॉइड गोइंग टू होटल्स एंड बार्स, बहुत ज़्यादा बाहर का मत खाओ. एंड होममेड एंड हेल्दी फूड खाओ. सो दीज आर अ फ्यू वेज जो मैंने मेंशन की है. अगर आपको भी लगते हैं अपने हिसाब से, सो यू कैन ऐड ऑन दोज वेज, जिससे हमारी लाइफ जो है और भी स्वीट बन सकती है. ऑलराइट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस, है ना, टाइम नहीं मिलता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट फंक्शन डू ग्रूव्स परफॉर्म इन अ विलेज. विलेज में, गाँव में ग्रूव्स जो हैं यानी जो पेड़ वगैरह होते हैं, वृक्ष हैं, उनका क्या काम होता है. सो लेट्स रीड एट द आंसर. इन द विलेज द फार्मर्स एंड लेबरर्स labor hard in the fields in the scorching rays of the sun till noon. So the groves give them shelter, rest and peace under the shades of their trees. यानी गाँव में जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, लेबरर्स और जितने भी लेबर वाले काम करते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा खेतों में जो है भाई किसान कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या कोई भी आप जो है व्हीकल्स वहाँ से काट पुल कर रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं भाई. तो वो जो है धूप में काम करते हैं ये काम दिन में, तो इतना पसीना पसीना हो जाता है, एकदम चुभती हुई धूप है, थक जाते हैं वो उसमें. तो जब वो ग्रूव्स यानी शेड्स के अंदर जाते हैं ट्री की, तो उन्हें कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है. तो जो ग्रूव्स होते हैं गांव में, ये जो है इन्हीं फार्मर्स लेबरर्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उन्हें जो है एक बोलते हैं
एक बहुत ज़्यादा आप जिस दिन मेहनत करो ना उस दिन नींद अच्छी आती है, ऐसी अगर आपने सुनी क्या हो, आपने खुद फील किया होगा, है ना। जिस दिन बहुत मेहनत की है, बहुत थके हो, उस दिन नींद भी मस्त आती है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा लेबर करके, काम करके जो है शेड्स ऑफ द ट्रीज़, यानी ट्रीज़ के अंदर शेड लेके रेस्ट एंड पीस का अनुभव करते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन 6, व्हाट आर दी बर्ड्स स्केयर ऑफ, एक्सप्लेन। जो हमारी पोम है उसमें जो चिड़ियाएँ हैं ये बताया गया है कि वो किसी चीज़ से डरी हैं। तो वो किससे डरी हैं हम बात करते हैं। लेट्स लुक एट द आंसर। The birds are scared of listening to the songs played on the gramophone because they confound the more harmonious notes of the birds. The birds get disturbed hearing the unknown notes of the gramophone songs which are totally unfamiliar to them, and so they irritate and scare the birds. तो यहाँ पे birds जो चिड़िया हैं जो बहुत ही मधुर गीत गाती हैं, तो वो जो है ग्रामोफोन का जो गीत है भाई, जो शहरों में ग्रामोफोन डिवाइस होता है जिससे म्यूज़िक बजता है, उसकी आवाज़ सुन के दे कन्फाउंड यानी सरप्राइज़ और अजीब सा ही फील करने लगते हैं ना, शॉक हो जाती हैं। और उनके जो हारमोनियस नोट्स हैं उनसे ये क्लैश करने लगते हैं। और बर्ड्स जो हैं इनके अननोन नोट्स होते हैं भाई। ये कौन से नोट्स हैं, ये कॉपी वाले नोट्स नहीं हैं। जो लोग आई थिंक म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं या इंटरेस्ट रखते हो तो उन्हें पता है म्यूज़िकल नोट्स भी होते हैं। तो बर्ड्स जो हैं ग्रामोफोन के नोट्स सुन के उनके लिए तो ये फॉरेन नोट्स हैं कि ये क्या है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। यानी कोई गाना गा रहा हो, तुमको मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊं, तुम अगर कोई गाना गा रहे हो और तुम्हारे आसपास कोई कुछ और गाने बजा रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। तो यही हाल बर्ड्स का है। वो नोट्स उनके लिए अननोन थे और जैसे ही वो गाना सुनती हैं, अनफेमिलियर यानी उनकी पहचान का नहीं है जो गाना, तो वो जो है इरिटेट हो जाते हैं और उससे डर जाती हैं। और इसी कारण भी जो है कि वो म्यूट यानी शहरों में शांत रहती हैं। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स कमिंग टू कॉम्पोजिशन विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। क्वेश्चन आंसर तो खत्म होते हैं। कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या है, दीज आर राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं। You spent your summer vacation in a village. Write a letter to a friend telling him the things you enjoyed there. चलो भाई, अब ये है हमारा राइटिंग स्किल जो कि आ गया लेटर राइटिंग। और इसमें भी ये कौन सा लेटर है बताओ मुझे भाई। अरे रब हो जा भाई, लेटर है ये हमारा इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं समझो, है ना। लेटर अपन अलग से तो देखेंगे ही, लेकिन यही समझ लो क्योंकि आया है कॉम्पोजिशन में। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। अच्छा, उससे तो पहले मुझे ये बताओ फॉर्मल का मतलब क्या होता है। फॉर्मल का मतलब होता है फॉर्मेलिटी करना किसी, यानी मान लो आप प्रिंसिपल को मैसेज भेज रहे हो तो उनको तो ये नहीं कहोगे हाय फ्रेंड, हाय प्रिंसिपल, ऐसा नहीं। आप जो है एक अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वगैरह लिख के लेटर भेजोगे। इनफॉर्मल, जब आपको अपने दोस्त को, मम्मी को, पापा को, घर के किसी इंसान को इनफॉर्मली कुछ बात कहनी हो, दैट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, हम बिल्कुल हाल चाल भी पूछते हैं। तो आपने जो है समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां जो हैं विलेज में, गांव में बिताई हैं। आप अपने दोस्त को बताओ कि आपको क्या मज़े आए, आपने वहाँ पे क्या क्या किया। अब अगेन लेटर राइटिंग ऐसी चीज़ है जिसका फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, और कभी कभी बिगिनिंग और एंडिंग के वर्ड्स भी सीख लिया करो कि कैसे लेटर लिखा जाता है, एंड देन आप इस लेटर को अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो कैसे बिगिन करोगे, सबसे पहले यू विल बिगिन विद द एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे है जो आप एड्रेस लिखोगे सेंडर का, एंड देन यहाँ पे आ जाएगी, एक लाइन छोड़ोगे डेट आएगी, एक लाइन छोड़ोगे आपको जो है सैल्यूटेशन देना है, डियर श्रेया, डियर अमित, जो भी नाम है डियर करके लिख देना, कॉमा लगाना। अब आगे देखो, अब ये आती है आपकी पूरी मेन बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में भी हर कुछ मत लिखना है ना, तरीके से चीज़ें लिखना। कैसे लिखनी है देखो, शुरुआत हालचाल पूछने से करते हैं। हाय, आई होप यू आर गुड। चलो पूरा पढ़ती हूँ शुरुआत से ही। A16 स्टार्लिंग होम दिल्ली 22 दिसंबर 2022। अच्छा, डेट की मैं फिर से बात बता दूं, वैसे तो बहुत बार बताई है कि डेट कभी भी अपने को ऐसे नहीं लिखनी है। लेटर वगैरह, नोटिस वगैरह कुछ भी हो इंग्लिश में ऐसे फॉर्मेट में आप डेट नहीं लिखेंगे। आप जो है फुल डेट लिखेंगे। 22 दिसंबर है दिसंबर, जनवरी है जनवरी, ओपन करके एंड 2022 ऐसे डेट लिखी जाएगी। ठीक है, चलो। डियर श्रेया, I hope you are doing good and uncle is also fine at home. I want to share the experience of the summer vacations that I have spent in the village in my grandparents' house. My native village is quite a distance from the city. तो वो बता रही है कि तुम कैसी हो भाई, अंकल भी ठीक होंगे। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ समर वेकेशन जो मैंने विलेज में बिताए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादी और दादा के घर में।
मेरा नेटिव यानी मेरे जो गांव का जो विलेज है मेरा, वो थोड़ा ही डिस्टेंस पे है, किससे, सिटी से क्वाइट डिस्टेंस पे है, यानी इट इज़ अ 5 hour जर्नी बाय ट्रेन थ्रू विलेज लैंडस्केप्स। तो ट्रेन से कितने घंटे की जर्नी है? 5 घंटे की जर्नी है। माई ग्रैंड पेरेंट्स स्टे देयर एंड माई ग्रैंड फादर टेक्स केयर ऑफ द फील्ड्स एंड प्रोड्यूस। It was very excited to visit my village for more than one reason. The air I was, sorry not it was, I was यानी मैं बहुत excited था village जाने के लिए for more than one reason, यानी एक वजह नहीं थी, काफ़ी सारी वजह थी। क्यों? देख लो वजह है। The air is clean and the whole environment is so much relaxed in the villages that makes you slip immediately into the comfort zone. I spent most of the time visiting fields with my grandfather and learning from him about crops and the seasons they are produced in. तो ज़्यादातर टाइम जो है उसने फील्ड में बिताया, अपने दादाजी के साथ सीख रहा था कि कैसे खेती करी जाती है, कौन सी क्रॉप का ग्रो करने का टाइम जो है क्या है ना, और किस किस टाइम में ये प्रोड्यूस की जाती है। I also played a lot with my village friends. It was routine every night to listen to a story from my grandmother and sing to see. यानी अपने जो है गांव के दोस्तों के साथ मैंने खेला, और रात का तो एक रूटीन ही बन गया था कि हर रात में जो है हमारी दादी जो है हमें एक कहानी सुनाएंगे और उसके बाद ही जो है हम सो जाएंगे। देखो कैसे पैराग्राफ्स में लिखा है, इफ़ यू गाइस कैन ऑब्जर्व, यहाँ एक पैराग्राफ था, ये पूरा एक पैराग्राफ है, एंड ये जो लास्ट आता है दैट इज बेसिकली कंक्लूजन, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, कैसा है? It was really a spectacular experience in the village. I hope you will like this information and also write to me about your vacations. तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और मुझे भी जो है अपने वेकेशन के बारे में बताना। तो कैसे लिखा है? Yours lovingly, कॉमा करके अपना नेम, that is अंजलि। Alright, so quite clear informal letter. This was the first composition. अब आ जाओ next composition पे। Next composition is write a paragraph on the trees that are found in your village. तो this is basically, ये आता है आपका writing skills जिसका नाम है paragraph writing, and जहाँ तक मैं जानती हूँ most probably paragraph writing सिर्फ paragraph writing नहीं है, यानी हर जगह ना आपको इसका important समझ आएगा, चाहे तुम बेटा लेटर लिख रहे हो या स्पीच लिख रहे हो, पैराग्राफ तो लिखते ही हो पैराज में, तो ये लिखने आना चाहिए कैसे शुरुआत एंड कैसे एंड करते हैं। तो आपको यहाँ किस पे पैराग्राफ लिखना है? पेड़ों पे लिखना है जो आपके विलेज में मिलती हैं। तो आप कैसे बिगिन करोगे? आप पहले कुछ पेड़ों की जो है बात बताओगे, क्वालिटी बताओगे, एंड देन यू कैन गो ऑन कि आप इस विलेज में रहते हो, नहीं भी रहते हो तो आप किसी विलेज का रेफरेंस दे सकते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट इट। विलेज एंड ट्रीज आर inseparable. We can't imagine village without trees because trees make it village and greenery due to various types of plants, and trees contribute in our village overview. My village is situated in नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसे ही मैंने रेफरेंस लिया है एक विलेज का, है ना भाई, मेरा कोई गांव नहीं है नासिक में, बोलो ढूंढने निकल गए। ये तो आप देखो इंग्लिश में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप गांव में रहते ही हो तो ही लिखना है, आप किसी का भी रेफरेंस डाल सकते हो। सो माई विलेज इज सिचुएटेड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। द नेम ऑफ माई विलेज इज कलवन। My village is so beautiful as it is surrounded by natural beauty. Variety of trees are there in my village: neem tree, banyan tree, tamarind tree, almond tree, and many more. There are farms of pomegranate trees in my village. Village is famous for grapes and pomegranates, and most of the people in my village are farmers. Bamboo trees are also huge in numbers around the village. People use these trees for various reasons. Most of the houses also have banana trees and people get fresh air because of these beautiful trees. Now it depends कि आपका पैराग्राफ आपको देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप पैराग्राफ की लेंथ अगर दिया हो 50 वर्ड्स में लिखो या 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, so that way you will quote the paragraph. So I hope it is very clear. and trees है बहुत ही I think easy topic है, तो आपको मेरे इस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, you can totally write it all your own. Alright. तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे पोम 1 गॉड मेड द कंट्री के क्वेश्चन आंसर्स एंड इवन कॉम्पोजिशन। इसी के नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेगा इस पोम का ग्रामर सेक्शन का, तो देखना मत भूलना उस सेशन को। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों चैनल्स हैं जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद क्वालिटी एजुकेशन। नॉट ओनली दैट, आपको हमारे यहाँ मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी, जिन्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।